मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। जब बाज़ारों में घोटाले होते हैं, कोई एक चालाक कंपनी पूरा इंडेक्स ले उड़ती है, जैसे जेन स्टेट ने किया, जब किसी इंडसइंड बैंक का प्रबंधन इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए मिलता है, जब कोई जेनसोल बड़े बड़े सितारों की मदद से फर्जीवाड़े की दुनिया बनाता है, जब कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर फ्रंट रनिंग करता है, यानी निवेशकों के पैसे से अपना खेल करता है, तो दूर कहीं रायपुर, मुरादाबाद, मेहसाणा, उडुपी में बैठा कोई मासूम निवेशक खौफ से काँप उठता है। एक शेर याद आता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। उसे लगता है क्या प्रपंच है ये सब। ऐसी परिस्थिति में उसके पैसे का क्या होगा, उसकी बचत का क्या होगा। और हमें ऐसे में एक शास्ता की, एक गाइड की, एक मेंटर की ज़रूरत होती है। और देखिए, आज समृद्धि शास्त्र का नया अध्याय बनाने के लिए हमारे बीच कौन आया है? हमारे बीच है नीलेश शाह, कोटक एसेट म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशुमन भाई। इन्हें आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। मुंबई की वित्तीय दुनिया में नीलेश भाई का एक अपना अंदाज़े बयां है। दरअसल वित्तीय बाज़ारों में बड़ा पेंच है, किस्म किस्म के फार्मूले हैं, बड़े छल कपट हैं, बड़ा लोचा है। इनके बीच एक आम निवेशक सुबह से शाम तक ये दुआ करता है कि उसकी बचत के साथ कोई हादसा ना हो जाए। मगर इन सभी खतरों और फंदों के बीच हमारे पास नीलेश शाह भी हैं। नीलेश जी को देख के मुझे अज्ञे की कविता याद आती है। नीलेश जी भाई अच्छी हिंदी जानते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ। जो लोग हमारे दर्शकों में हिंदी कविताओं और अज्ञे से परिचित हैं, उन्हें नीलेश भाई के पूरे निवेश दर्शन में, उनके व्यक्तित्व में वो कविता दिखेगी। थोड़ी सी कठिन कविता है, लेकिन आपको समझ में आएगी। अज्ञे की कविता है, अच्छा खंडित सत्य सुगढ़ निरंध्र मृषा से। अच्छा खंडित सत्य सुगढ़ निरंध्र मृषा से, अच्छा पीड़ित प्यार सहिष्णु अकंपित निर्ममता से। मैं व्याख्या करता हूँ। बिखरा हुआ सत्य भी बहुत चिकनी, बहुत साफ सुथरी और बहुत चमकती हुई झूठ से अच्छा होता है। भले ही सत्य टूटा फूटा हो, पर वो बहुत अच्छे चमकते हुए झूठ से हमेशा अच्छा होता है। और अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। नीलेश भाई बड़े बैरागी फंड मैनेजर हैं, हौले से मगर हिम्मत से सही बात बोलते हैं। आपको याद है 2 साल पहले जब मिड कैप में तेज़ी का तूफान चल रहा था, तब खतरे की पहली आवाज़ किसने लगाई थी? नीलेश शाह ने। उन्होंने अपने फंड्स में निवेश रोक दिया था। नीलेश शाह भाई से हम आज ऐसी कुछ चर्चा करेंगे जो शायद अब तक नहीं हुई, जो आपने नहीं सुनी। नीलेश भाई, आपका स्वागत है बोनस के समृद्धि शास्त्र में। आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम सवालों का क्रम शुरू करें? धन्यवाद अंशुमन भाई, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अग्नेय जी की इतनी अच्छी कविता पठन करने के लिए। धन्यवाद नीलेश भाई। हम लोग शुरू करते हैं अपना सफ़र। नीलेश भाई, मुंबई की चाल में पढ़े, पिता को जल्दी खो दिया, सीमित पॉकेट मनी में गुजारा किया। ऐसे में जो एम्बिशन है और रिस्क है और फिनेंशियल सिक्योरिटी है, इसको लेके आपकी सोच कैसे बनी? जब शुरुआत कठिन हो तो आपके पास पीछे जाने की जगह बहुत रहती नहीं है, आगे ही बढ़ना था। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ उन सारे लोगों का जिन्होंने हर मंजिल पे मेरा हाथ पकड़ लिया। स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो प्रिंसिपल ने कहा कि जब तक तुम क्लास में अव्वल नंबर पे आओगे मैं फ़ीस भर दूंगा। तो फीस स्कूल के प्रिंसिपल जानी साहब भर रहे थे, वैसे ही पास हो गया। कॉलेज पहुंचा तो जितने पैसे लेके घर से निकला था फ़ीस भरने के लिए, वो कम पड़े। घर पे फ़ोन करना पड़ा कि मेरे पास थोड़ी पैसों की कमी है एंड मुझे पैसे चाहिए। तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ पैसे लेके। उन्होंने शायद कहीं से उधार लिए थे। बड़े भाई आए पैसे लेके और हमने फ़ीस भरी। वहाँ पे एक प्रोफेसर ने ये देखा, समझा, सुना, उन्होंने स्कॉलरशिप अरेंज कर दी, तो बीकॉम हो गए। मैं 10वीं कक्षा से ही साथ में नौकरी कर रहा था और जब सीए करने का समय आया तो उस समय स्टाइपेंड होता था 250 रुपया, बट मुझे उससे 5 गुना पैसा दिया मेरे सीए फर्म ने कि नहीं भाई, तू पहले से इतना अच्छा काम कर रहा है और मुझे मालूम है तेरी कितनी ज़रूरत है, तो भले तू आर्टिकलशिप करे बट स्टाइपेंड से 5 गुना पैसा मिलेगा। तो वैसे सीए हो गए। तो हर समय पे किसी ने सहारा दिया कि आप आगे बढ़ सके।
और इसीलिए हम ये जर्नी आगे करते गए। नीलेश भाई की पूरी यात्रा उस सहारे की यात्रा जैसे हम भारतीय समाज में बढ़ते और आगे देखते आए। एक सवाल मेरा ये, पैसा समझने की जो पहली याद क्या है? पहली बार आपने पैसे को, मनी को कैसे समझा? कोई बचपन की ऐसी घटना थी जिसने खर्च को, निवेश को लेकर आपकी समझ विकसित की? जब मैं चौथी कक्षा तक था तब तक तो पैसों की कोई खास समझ नहीं थी। बट जब पिताजी का देहांत हो गया, बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं जा सकते थे घर में, तब पैसों की तंगी देखने लगी। जब माँ को बाहर काम करना पड़ा तब समझ में आया कि पैसा कितना ज़रूरी है। तो पैसों के अभाव ने पैसों की महत्ता मुझे समझा दी। आपकी माँ के संघर्ष और उनके पैसों के प्रबंधन के तरीकों ने आपके अंदर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को कैसे शेप किया, कैसे आकार दिया? क्योंकि ये आज के निवेशकों के लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय निवेशक भी अभाव से बचते निकाल कर निवेश करते हैं। उस समय तो उतनी समझ थी नहीं, बट इतनी समझ आ गई थी कि अगर मैं भी कुछ पैसे बनाने लगूँ तो मेरी माँ को बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग एक तो घर का काम करते थे, माँ के हाथ में, माँ के काम में मदद देते थे। बट कहीं पे भी कुछ भी अगर काम मिल जाता तो हम लोग कर लेते थे। मैं न्यूज़पेपर हमेशा पड़ोसियों के घर का पढ़ता था। अच्छा। लाइब्रेरी में जाता था चल के, ताकि बस का खर्चा नहीं हो, और पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर लेता था। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से एग्ज़ाम के पहले बुक्स लेता था। लाइब्रेरियन बहुत अच्छे थे, उन्हें पता था कि मैं सिंसियर स्टूडेंट हूँ। लोगों को 7 दिन के लिए बुक मिलती थी, मुझे 15-20 दिन के लिए मिल जाती थी। तो हमेशा बचत करना सीख लिया कि जितना पैसा आप बचाएंगे उतनी ही आपकी आवक बन जाएगी। एक गुजराती में कहावत है, त्रेवट त्रीजो भाई। जो आप कर कसरता करते हैं वो आपका तीसरा भाई है। तो पैसा बनाने से ज़्यादा मैंने पैसा बचाना पहले सीख लिया। तो यही लर्निंग आपकी आज भी फिनेंशियल मैनेजमेंट में काम करती है, या उस समय की कोई और भी नसीहत या कोई ऐसा सबक है जो आज भी आपको अपने फंड मैनेजमेंट में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है? एक मतलब मैं हमेशा लोगों से रेकमेंड करता हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, ये इक्वेशन मत फॉलो करिए। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये इक्वेशन फॉलो करिए। मैं रहता था कालबा देवी रोड पे, काम करता था फोर्ट में आर्टिकलशिप के डेज में। तो कई बार मैं बस की जगह चल के चला जाता था। ऑब्वियसली आधा पौना घंटा चलना पड़ता था, बट बस का फेयर बच जाता था। तो वो एक जो सेविंग्स की हैबिट है वो लोगों को डालनी चाहिए। जितना पैसा बचाओगे उतना ही पैसा बन पाएगा। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपने सेविंग सीख लिया उसका मतलब ये नहीं कि आप निवेश कर पाएंगे। सेविंग्स पहला स्टेप है, बट आखिरी स्टेप तो निवेश ही होता है। और हमारे देश में अगर हम देखें तो लोग पैसा बचाना मोटा मोटा जानते हैं, थ्रिफ्ट की आदत है, बट निवेश करने में गलती कर देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग पॉन्जी स्कीम में निवेश करते हैं। किसी ने बोला 2% रिटर्न गारंटेड, 3% रिटर्न गारंटेड, वो 2% कमाने की चाह में पूरा 100 रुपये नुकसान कर देते हैं। गेमिंग में लोग खेलते रहते हैं, 18-20 करोड़ भारतीय खेलते हैं, कमाते कितने लोग हैं, खोते कितने लोग हैं। FNO में सेबी खुद कहता है कि 9 out of 10 पीपल आर लूजिंग मनी, बट हर किसी को लगता है कि हम तो जीतने वाली साइड में हैं। क्रिप्टो ये भी मतलब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कई लोगों ने अपना हाथ आजमाया और नुकसान किया। लॉटरी लोग खरीदते रहते हैं, जबकि सबको मालूम है कि लॉटरी के धंधे में हमेशा बेचने वाला ही पैसा बनाता है। जिस दिन लेने वाले ने पैसे बनाए वो बंद कर देगा। लोग गली के नुक्कड़ पे जो ज्वेलर है उसके पास SIP करते हैं, 11 महीने कुछ पैसा दो, 12वें महीने पे वो आपको एक
ऑर्नामेंट देगा, फिर वो ज्वेलर कब भाग जाता है किसी को पता नहीं। लोग घर पे करेंसी के नोट रखते हैं जी। आज भारत में तकरीबन 38 लाख करोड़ रुपए की करेंसी नोट हैं। इसके ऊपर आप 10% रिटर्न भी पकड़ ले तो 3,80,000 करोड़ होता है ना। ऑब्वियसली कुछ करेंसी नोट्स जरूरी है, बट 12% ऑफ जीडीपी करेंसी नोट में हो और 1.2% उसकी कीमत हो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, तो क्या वो ज़्यादा नहीं है? तो सभी लोगों से एक ही गुजारिश है, सेविंग्स करना जितना ज़रूरी है उतना ही निवेश करना भी ज़रूरी है। लेकिन आपका ये फार्मूला इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस है, बट लेकिन आज जब लोग क्रेडिट कार्ड पर, पर्सनल लोन पर खर्च करने के लिए आगे जा रहे हैं, आरबीआई भी इस बात से परेशान है कि लोग कंजम्पशन के लिए टैक्स के लिए लोन ले रहे हैं, तो इस तरीके की दुनिया को ये फार्मूला कैसे समझ में आएगा? एक बात है कि आप अपने अनुभव से सीखेंगे जी, दूसरी बात है किसी और के अनुभव से सीख लीजिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ब्याज होता है वो तकरीबन 2 या 3% हर माह का होता है। जी। कितने ऐसे असेट क्लास है जहाँ पे आपको उस प्रकार का रिटर्न मिल पाएगा? सेकंड, कई बार कंजम्पशन के लिए जब आप लोन लेते हैं तो उसको चुकाना भी तो आपकी ही जवाबदारी है। जी। आपका फ्यूचर उसी पर लग जाएगा। अगर हम पुराने ज़माने की हिंदी फिल्म देखें तो उसमें साहूकार हमेशा विलन होता था और वो किसान को कर्जे के जाल में फंसा देता था। आजकल की हिंदी फिल्म्स उस चीज़ को दिखा नहीं रही है। अब साहूकार की जगह पे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन्स वाले आ गए हैं और किसान की जगह पे आज की यंग जनरेशन है, कंज्यूमर आ गया है। बट नतीजा तो दोनों का सेम ही रहेगा। नीलेश भाई, आपकी बातों में अक्सर भारतीय माइथोलॉजी का जिक्र मिलता है। अब मुंबई के निवेश की दुनिया में माइथोलॉजी की बात करने वाले लोग कम मिलते हैं। मैं भी इतने समय से लोगों से मिलता हूँ, तो वो कौन से ऐसे पात्र हैं, कौन सी कहानियाँ हैं जिन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग को, आपकी निवेश की सोच को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? बचपन में जैसा मैंने कहा, लाइब्रेरी में जाके मैं किताबें पढ़ता रहता था, तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी की कृष्णा अवतार 1 से 10 खंड है, पूरी सीरीज बहुत ही बढ़िया है, विस्तृत है, और तो वो पढ़ा। फिर महाभारत पढ़ा, फिर थोड़े बड़े हुए तो गीता समझने की कोशिश की। मेरे हिसाब से हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें जिंदगी की बारीकियां समझाई गई हैं, एंड सेविंग्स या निवेश भी तो जिंदगी से रिलेटेड है। तो आप हर शास्त्र से कुछ न कुछ ले सकते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थस्य मूल राज्य। धर्म, सुख, कॉमर्स या इन्वेस्टमेंट और गवर्नेंस या स्टेट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितनी अच्छी परिकल्पना है हमारे शास्त्रों में। अब आप इसका कैसे इंटरप्रिटेशन लेते उसके ऊपर है। एक लाइटर वेन इंटरप्रिटेशन में रामायण से लेता हूँ कि लंका सोने की थी ऐसा लिखा गया है, जबकि उसको चलाने वाले तो दानव थे। अयोध्या तो भगवान राम की नगरी थी, बट वहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अयोध्या सोने की थी। तो भगवान राम की नगरी पत्थर की और दानव रावण की नगरी सोने की, ऐसा क्यों? तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि जो अयोध्यावासी थे वो हमारे F&O ट्रेडर जैसे थे। इधर उधर छलांग मारते रहे, पैसा नहीं बना भगवान राम की नगरी में होने के बावजूद। और जो लंका निवासी थे वो कुंभकर्ण के जैसे निवेशक थे। एक बार पैसा डाल दिया, 14 साल के बाद जाते थे और देखते थे क्या हुआ, रिटर्न दिख रहा है। तो रिटर्न इतना बन गया है कि उन्होंने पूरी नगरी सोने की कर दी। तो है तो ये लाइटर वेन इंटरप्रिटेशन, बट लोगों की समझ में आ जाता है।
कोई और माइथोलॉजिकल सीख आपको लगता है जिसने मार्केट के क्राइसिस के टाइम में आपको बहुत मदद की? क्योंकि जब भी बाजार गिरता है, क्राइसिस होती है, तो लोगों के अंदर एक खास किस्म का रिनंसिएशन, विरक्ति आती है, और वहीं वो जैसा कहा जाता है ना कि जब आप शमशान जाते हैं तो एक किस्म का वैराग्य जागता है, वैसे ही जब बाजार में नुकसान होना शुरू होता है तब लोगों को लगता है सब मोह माया है, हम कहाँ पैसे में फंस गए जाकर, इससे तो बेहतर था कि हम बैठे रहते। ऐसा कोई माइथोलॉजिकल प्रसंग आपको याद आता है जिसने आपको प्रभावित किया? कई बार जब मार्केट गिरता है तो ऑब्वियसली हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है, एंड हमारे प्रोबेबली 80-90% निवेशक तो समझदार हैं, बट 10-20% निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे नाम पे, हमारी ब्रांड पे निवेश किया है। उनका विश्वास कैसे हम मैनेज कर पाए, कैसे संभाल पाए, वो जवाबदारी आपको खा जाती है। और वहाँ पे हमेशा एक गीता का श्लोक याद आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। हम तो अपना कर्म किए जाएंगे, फल की आशा नहीं रखेंगे। अपने कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंड मतलब मैंने ये एक चीज़ देखी है कि कई बार लोगों का नुकसान करने के बाद जब उनके पास जाते, उन्हें समझाते हमने क्या किया और क्यों नुकसान हुआ, ज़्यादातर लोग कन्विंस हो जाते कि नहीं आपने तो सही काम किया, मार्केट है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों का विश्वास आज भी संपादन कर रहे हैं। और ख़ासतौर से ऐसी स्थिति में मेरा अगला सवाल आपसे ये, हमने जेन स्ट्रीट का स्कैम देखा, जब कोई इंस्टीट्यूशन ही मार्केट को गेम कर रहा हो, मार्केट को प्ले कर रहा हो, तो आम निवेशक का अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेगा इस व्यवस्था में? एक आप अपने आप को नॉर्मल निवेशक हैं, अगर उसे फाइट करनी है तो लेट्स से सामने आयरन मैन खड़ा है जी, बख्तर पहना हुआ है, कंप्यूटर से लेस है, आप उससे फाइट क्यों करेंगे? मार्केट के अंदर आज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं जिनके पास कोलोकेशन के जरिए बेटर कनेक्टिविटी है, जिनके पास बेटर डेटा एनालिटिक्स है कंप्यूटिंग के जरिए, और जिन्होंने पास डेटा का एनालिसिस करके अच्छे एल्गोरिथम बनाए हैं। अब वो बंदा कोलोकेशन, कनेक्टिविटी, एनालिटिक्स एंड एल्गोरिथम से सज्ज है, उसके सामने लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना पैसा उन लोगों को दीजिए जो उनके सामने खेलने के लिए सक्षम है। और इसीलिए रिटेल निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप में समझ है, रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट निवेश करिए। बट जब आपके पास समय नहीं है, समझ नहीं है, या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तब बेहतर है कि आप एक प्रोफेशनल को वो दायित्व दे दें। एक चीज़ और समझ में आई नीलेश भाई कि जेन स्ट्रीट का स्कैम मार्केट में लिक्विडिटी का खेल था, जबकि मार्केट के इस दौरान जो एक्सपर्ट्स थे वो फंडामेंटल की मजबूती बता रहे थे कि मार्केट फंडामेंटली मजबूत है। निवेशक नियामक इसे बाद में समझ पाए, रेगुलेटर को जब बाद में समझ में आया तब उन्होंने इस पर कार्रवाई की। यहाँ रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग पर, रेगुलेटरी मैनेजमेंट पर भी लोगों का भरोसा थोड़ा हिलता है, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है मार्केट फंडामेंटली मूव कर रहा है, लेकिन ये तो लिक्विडिटी का प्ले कहीं दिख रहा है मार्केट में। ये बहुत आसान है ये कहने का कि रेगुलेटर ने देरी से कदम उठाएं, बट प्लीज़ रिमेंबर रेगुलेटर को भी रेगुलेशन के तहत काम करना है। उनके ऊपर भी अपेलेट ट्रिब्यूनल है, कोर्ट्स हैं। वो किसी का गलत देख के उसे तुरंत बंद नहीं कर सकते। उन्हें भी प्रूव करना है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और जेन स्ट्रीट को ही अगर आप देखें तो उन्होंने कैश मार्केट में तो नुकसान ही किया है। नुकसान ही किया। जो पैसा बना वो तो डेरिवेटिव्स मार्केट में बना है, और कैश मार्केट में उनका मुकाबला शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास था। तो हमारे जैसे लोग उनके सामने कैश मार्केट में खड़े थे, शायद उनका नुकसान हो गया। डेरिवेटिव्स मार्केट में उनके सामने सब रिटेल निवेशक खड़े थे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। ऑप्शंस मार्केट में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते। हम लोग फ्यूचर्स मार्केट में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, वह भी ज़्यादातर आर्बिट्राज के लिए। तो आपको हमेशा ये देखना होगा कि जब आप मार्केट में उतर रहे हैं तो
समझ है तो खुद उतरिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड के जरिए उतरिए। अच्छा, जब घोटाले होते हैं शेयर बाजार में, इस तरह की क्राइसिस आती है, तो निवेशकों का दिल बैठता है। तो म्यूचुअल फंड निवेशकों को, अपनी टीम को आप कैसे समझाते हैं, कैसे वो बताएं जाके निवेशकों को कि क्या करना चाहिए? एक चीज़ समझ में आ गई कि जो निवेशक हमें पैसा देता है, जिसका विश्वास हम प्राप्त करते हैं, उसे सबसे ज़्यादा पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। गलती हो गई माफ़ कर देंगे अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हमने गलती कर दी। तो पहला तो चीज़ है कि जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तब उन्हें अवगत कराते हैं कि भाई मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। हम SIP की बातें करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मार्च 2020 में हमारी SIP ने 3 साल का रिटर्न नेगेटिव दिया था। ऐसे समय में आपको SIP टॉपअप करना पड़ेगा। असेट एलोकेशन की बात करते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करने की बात करते हैं। तो एक, जब आप उनके साथ ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं, रिस्क से आगाह करते हैं, तो अपने आप उनका विश्वास आ जाता है। दूसरा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। मैं कहूँ मैं अच्छा हूँ, लोग नहीं मानेंगे, बट अगर अंशुमन भाई कहे कि नहीं भाई नीलेश भाई सही है, तो विश्वास बढ़ जाता है। आज हमारे पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका हमने विश्वास संपादन किया है। अब वो जाके हमारे लिए बात करते हैं। तो बेस्ट थिंग इसकी, सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट सोल्यूशन। रोशनी ट्रांसपेरेंसी आते ही सारा कुहासा और अंधकार दूर हो जाता है। बाजार की तरफ चलते हैं। पिछले सालों की हमने एक लीनियर रैली देखी मार्केट में, इसके बाद आपको कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नज़र आ रहा है इंडियन इक्विटीज़ में पिछले दिनों में? एक जो शिफ्ट हुआ है कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पहले एक समय था कि जब हम डेस्क के ऊपर आते थे, हमेशा यही सोचते थे कि विदेशी निवेशक क्या रणनीति अपनाएंगे, वो कहाँ पे खरीदेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, हमें उनके सामने नहीं खड़ा रहना। अब समय बदल गया है। डोमेस्टिक निवेशक का पार्टिसिपेशन इतना अच्छा है, बढ़िया है कि हमें विदेशी निवेशकों से डर नहीं लगता। दूसरी चीज़ मैच्योरिटी की है। बढ़ती हुई मार्केट में डोमेस्टिक निवेशक SIP माइनस रिडम्पशन दे देते हैं, तो हमें बहुत कम पैसा निवेश करना पड़ता है। जैसे मार्केट गिरती है, SIP प्लस सब्सक्रिप्शन आ जाता है, हम ज़्यादा पैसा निवेश कर पा रहे हैं। तो ये जो असेट एलोकेशन डोमेस्टिक निवेशक कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। पहले मार्केट गिरती थी, हम निवेशक के पास जाके कहते थे डरिए मत। अब मार्केट गिरती है, वो हमें कहते हैं आप डरना मत, हम निवेश कर रहे हैं, आप खरीदते रहना। तो ये जो कॉन्फिडेंस है भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, ये जो मैच्योरिटी है कि हमें लंबी अवधि के लिए खरीदना है और हर करेक्शन में खरीदना है, आई थिंक ये वाकई स्ट्रक्चरल चेंज है इंडियन इक्विटी मार्केट के। FIs की एग्जिट और सेल ऑफ को आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के संदर्भ में देखें, भारत की संभावनाओं के संदर्भ में, तो आप कैसे समझते हैं? क्योंकि निवेशक हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रगति की कहानी है, उसमें कई सारे फंडामेंटल चैलेंजेस भी हैं। उनके बावजूद भारतीय निवेशक पैसा डाल रहे हैं और विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति हमने इससे पहले नहीं देखी थी। ये जो नैरेटिव डिफरेंस है मार्केट को समझने का, एक नैरेटिव है आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का और एक नैरेटिव है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, इसे कैसे बैलेंस करते हैं? एक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन मिड-90s से निवेश करना चालू किया। उस समय हम बेच रहे थे, वो लोग खरीद रहे थे। अब उनके ऊपर उनका इतना ज़्यादा पैसा बन गया है कि उनके पोर्टफोलियो में इंडिया सबसे अव्वल नंबर पे पहुंच गया है। जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही। दूसरी चीज़ परसेप्शन मैनेजमेंट की है। अंशुमन भाई, हमें मालूम है हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बैंड बजा दी है, बट जब भी आप बाहर जाते हैं, निवेशकों से बात करते हैं, उन्हें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हमारी बैंड बजाई है। हकीकत एक है, मार्केटिंग दूसरी चीज़ का हो रहा है। यही चीज़ एयर इंडिया क्रैश में देख रहे हैं। हर कोई पायलट को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कहीं परसेप्शन के मामले में इंडिया उतना माहिर नहीं है जितने
हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, और उस वजह से लोगों को भ्रमित किया जाता है। हमने हमेशा यही सीखा है कि एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बट ये समय ऐसा है जहाँ पे कंटेंट और पैकेजिंग दोनों ज़रूरी है। तो थोड़ा हमें अपने कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि फॉरेनर्स भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी कोरिया इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है, बट कोरिया तो डेवलप्ड नेशन है। हाँ। $30,000 से ज़्यादा उनकी पर कैपिटा जीडीपी है। अगर हम लॉबिंग करें कि भाई कोरिया को डेवलप मार्केट में अपग्रेड कर दो, तो उसका जो 10% वेट है इंडेक्स में, 2% इंडिया में आ जाएगा। जैसे इंडिया में वेट आ गया, पैसिव फंड्स को तो मजबूरी से भी निवेश करना पड़ेगा, एक्टिव फंड्स भी इंडिया से इतना अंडरवेट नहीं रखेंगे। तो कुछ हद तक हमें जो चाणक्य जी ने कहा, साम दाम दंड भेद, सिर्फ अपने कार्य पे नहीं, साम दाम दंड भेद के जरिए हमें अपनी जो सही पोजीशन है वो प्रोक्योर करनी चाहिए। मार्केट में पिछले एक साल से वॉलेटिलिटी एक स्वभाव बन गया, एक स्थायित्व बन गया। एक हफ्ते में मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, और ये आम निवेशकों के लिए जो निवेश कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी, उनके लिए हमेशा ये एक चिंता का सवाल रहता है क्योंकि मार्केट लीनियर नहीं होता। ऐसे में अगर आप देखें तो उन्हें फ़िलहाल अगले 6 महीने के साल भर के लिए किस तरीके के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, संभावनाओं को सेट करना चाहिए? डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में, क्या लगता है आपको? एक अंशुमन भाई, आप 6 महीना 12 महीने में मार्केट कहाँ जाएगा ये मत सोचिए। आज तक हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो इस मामले में कारगर हो। बहुत सारे लोग गलत गए हैं, हम भी इतनी बार गलत हो गए हैं कि अब हम हिम्मत भी नहीं करते कि नेक्स्ट 6 महीने में क्या होगा वो प्रिडिक्ट करें। हम हमेशा यही बिलीव करते हैं, न जानियो जानकी नाथे काले सू थवानु छे। कल क्या होने वाला है वो भगवान को भी नहीं मालूम है, हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा। जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप इससे ये समझिए कि मैं भारत के सबसे अच्छे उद्योगपति से पार्टनरशिप कर रहा हूँ। जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर खरीदता हूँ, मैं मुकेश भाई का छोटा सा पार्टनर बनता हूँ। कितने भी पैसे हो मेरे पास, मैं वो लेके उनके पास जाऊँ तो वो मेरे से पार्टनरशिप नहीं करेंगे, बट जब शेयर खरीदता हूँ अपने आप पार्टनर बन जाता हूँ। हमारे देश के अव्वल दर्जे के जो उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जिंदल, इन सभी से मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ उनके शेयर्स खरीद के। इज़न्ट इट बेटर? एंड जब आप धंधा चालू करते हैं तो क्या आपको 6 महीने में, 1 साल में रिटर्न चाहिए? जब आप पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो 1 साल में वृक्ष बन जाए ऐसी उम्मीद नहीं रखते। वृक्ष को ग्रो होने में समय लगता है। तो जब आप इतने अव्वल दर्जे के उद्योगपति से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए क्यों, 60 साल के लिए क्यों नहीं? भारत की ग्रोथ स्टोरी में, अभी मौजूदा ग्रोथ स्टोरी में कौन से ऐसे अंडर एस्टिमेटेड रिस्क हैं जिनको अभी हेज किया जा सकता है? आप बाजार को बहुत करीब से देख रहे हैं। रिस्क ऑफ सेल्फ गोल। अच्छा, रिस्क ऑफ सेल्फ। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होने चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, बट हमें और भी कई सारी चीज़ें करनी हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक शख्स थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय करके, 80 के दशक में उन्होंने डबल डॉक्टरेट हासिल की थी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो से। और उस समय जो बाहर गया वापस नहीं आता था, बट डॉक्टर सुभाष वापस आ गए। यहाँ पे उन्होंने काम करना चालू किया और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल को उन्होंने जन्म दिया। दिस हैपेंड एग्जैक्टली 67 days आफ्टरवर्ड्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइजिया ब्राउन वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो। नाउ हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जैसे आदमी ने ये काम हासिल किया, बट उस ज़माने में लोग उनसे इतने जलस हो गए कि वो सब ने मिल के उनको
खुदकुशी की तरफ पुश कर दिया। उनकी रिसर्च को अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनके कार्य को अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी इतनी अवहेलना की कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस प्रकार के सेल्फ गोल हम अपनी टैलेंट के साथ नहीं कर सकते। हमें तो हर डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को सपोर्ट करना है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो बस हमें सेल्फ गोल नहीं करना है, अपनी टैलेंट को सपोर्ट करना है। भारत में सबसे अच्छी टैलेंट है, अगर उन्हें अच्छी मिट्टी मिल जाए तो हर बीज यहाँ पे बड़ा घेखुर वृक्ष बन जाएगा। नीलेश भाई, एक चर्चा जो बराबर होती थी कि भारत को और दुनिया के देशों को ग्लोबल एक्सपोजर से फ़ायदा होता है। अब हम एक बिल्कुल उल्टी परिस्थिति देख रहे हैं। आप जितना ग्लोबली एक्सपोज हैं उतना ज़्यादा रिस्क में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद युद्ध हैं, 3 जगह युद्ध चल रहे हैं। एशिया की सप्लाई चेन बिल्कुल डिसमेंटल होने की पोजीशन में है, जो हमें परिस्थिति दिख रही है। ऐसी स्थिति में 2 बड़े रिस्क दिख रहे हैं। क्या ग्लोबल इन्फ्लेशन वापस लौटेगी, और ये जो सप्लाई चेन का डिसमेंटलिंग हम को दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद, उससे भारत ने जो गेन किया था ग्लोबल एक्सपोजर से, उसका कितना बड़ा असर भारतीय निवेशकों के निवेश पर पड़ेगा। और अब ये बड़ी दुविधा है कि आप ग्लोबल एक्सपोजर में किस सीमा तक जाएं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं। जो पंचतंत्र की एक कथा थी, 2 बिल्ली और एक बंदर की। बंदर बिल्ली की रोटी खा गया, उनके बीच में मध्यस्थी करने के मामले में दोनों को लड़ा के रोटी खा गया। हमें भी बिल्कुल वही प्रयास करना चाहिए। आज दुनिया में 2 बड़े बाहुबली है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है। हमें अपना स्वार्थ कहाँ पे है, अपना उपयोग कहाँ पे, वो देख के इनके पास से अपना बेनिफिट लेना चाहिए। इस वक्त भारत इन दोनों पक्षों से अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए लिवरेज ले सकता है। और हमें तो वही फोकस करना चाहिए कि भाई आप लोग की लड़ाई है, हमें तो वसुधैव कुटुंबम की तरह विन विन सिचुएशन खड़ी करनी है। आप ये देखिए, अगर अमेरिका का सारा सॉफ्टवेयर ये कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया है, उसमें हमने कभी कोई वायरस नहीं डाला, कोई साइबर थ्रेट नहीं डाली। अगर यही सॉफ्टवेयर वो चाइना से लेते तो अब तक तो अमेरिका को तहस नहस कर दिया होता। तो ये जो हमने अच्छे काम किए हैं उसका रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े कठिन राष्ट्रपति हैं डील करने के लिए पूरी दुनिया में। हमें तो अपना प्रयास चालू रखना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद। निवेश की तरफ लौटें। हमने 2 एसेट क्लास को वापस लौटते देखा पिछले 1 साल के भीतर, एक गोल्ड और एक रियल एस्टेट। अब निवेशकों के लिए इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट का सही बैलेंस क्या है? आपसे ज़्यादा बेहतर इसे कोई नहीं बता सकता। एक अंशुमन भाई, लोगों को रिटर्न की उम्मीद रियलिस्टिक करनी पड़ेगी जी। पिछले 5 सालों में स्पेशली कोविड के बाद इक्विटी में 20-25% रिटर्न कहीं नहीं गया। गोल्ड में भी 15-20% रिटर्न छूट गया। रियल एस्टेट में भी गोल्ड और इक्विटी की तेजी के तहत एक जंप आ गया। अब बेस आपका बड़ा बन गया है। गोल्ड $1200 नहीं $3300 पे है। निफ्टी 7,500 नहीं 25,000 है। अब इस बेस पे उस प्रकार का रिटर्न आने की बहुत कम गुंजाइश है। अगर आ भी गया तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। महंगाई आपकी 4% के आसपास रहेगी, उसके ऊपर 20% रिटर्न मतलब 16% रियल रिटर्न ये मार्केट में मिलना मुश्किल है। तो लोगों को अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी हद तक मॉडरेट करना पड़ेगा। रियल रिटर्न 2-4% मिल जाए वो बड़ी बात होगी, और इसीलिए आपको असेट अलोकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो रईस लोग हैं उन्हें प्राइवेट बैंकर, वेल्थ मैनेजर असेट अलोकेशन करके देंगे, बट जो कॉमन आदमी है उसके लिए मल्टी एसेट अलोकेशन फंड बेस्ट सॉल्यूशन है। भारत के जो सबसे अच्छे फंड मैनेजर में गिने जाते हैं वह लोग डेट, इक्विटी और गोल्ड और सिल्वर के बीच में अपने मल्टी एसेट अलोकेशन फंड में
अलोकेशन करते हैं, कुछ पैसा डेट में, कुछ इक्विटी में, कुछ गोल्ड या सिल्वर में। लार्ज कैप इक्विटी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो अलोकेशन बदलते रहते हैं, सेक्टरली भी वो बदलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज निवेशक के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन हाइब्रिड स्ट्रेटेजी आपका हरफन मौला फंड है। प्राइवेट क्रेडिट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पे काफ़ी फोकस है और चर्चा है। भारत का जो नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन होना है, उनमें इनकी भूमिका आप कैसी देखते हैं? और प्राइवेट क्रेडिट पे आपको भी लगता है कि जो आर्बिट्रेज एडवांटेज है बैंक है प्राइवेट क्रेडिट देने वालों के पास बैंकों की तुलना में, वो कब तक सस्टेन करेगा? मेरे हिसाब से अंशुमन भाई, भारत को अगर ग्रो करना है तो निवेश करना पड़ेगा। निवेश के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसा हम डोमेस्टिक मार्केट से ले पाए या बाहर से लेके आए। आज जो डोमेस्टिक मार्केट में लीकेज है, पोंजी स्कीम में, एफएनओ ट्रेडिंग में, करेंसी इन सर्कुलेशन पे जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, क्रिप्टो और गेमिंग में जो खर्चा हो रहा है, लॉटरी खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक कैपिटल का दुरुपयोग है। अगर इसको हम सही तरीके से निवेश कर पाए ऑल्टरनेट में, तो डोमेस्टिक कैपिटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को फंड करेगी। हमें बाहर के पैसों की ज़रूरत नहीं है। बाहर से टेक्नोलॉजी चाहिए, बट कैपिटल हम खुद अपनी जनरेट करके निवेश कर पाएंगे। अब ये कैपिटल आज इधर उधर क्यों भागती है, सीधी ऑल्टरनेट में क्यों नहीं आती? एक, जैसे आपने पहले बताया अग्नि जी की कविता में कि झूठ है ना वो काफ़ी चिकना और छल कपट से भरा होता है, तो दिखने में सोना दिखता है। पॉन्सी स्कीम में 2% रिटर्न गारंटेड करके लोग पैसा उठा लेते हैं। ऑल्टरनेट में, रेगुलेटेड मार्केट में वो प्रॉमिस करना नामुमकिन है। बट अगर हम ऑल्टरनेट को सही तरीके से इनोवेट कर पाए, तो ये पैसा दुरुपयोग की जगह पे उसका सदुपयोग होगा। वहाँ पे हम रिस्क और रिटर्न दोनों को मैनेज कर पाएंगे, एंड शायद डोमेस्टिक कैपिटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा। एक बात आप बार बार कहते हैं, दिलचस्प बात है कि इंडिया के मार्केट्स प्रीमियम पे खेलते हैं। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कोई स्टार बैट्समैन है जो हर मैच में सेंचुरी लगाता है। तो ये ओवर वैल्यूएशन का जो एक्सपेक्टेशन है, ओवर वैल्यूएशन बनाम फेयर वैल्यू, ये पजल भारतीय निवेशकों को समझ में नहीं आता, कभी भी समझ में नहीं आता कि वो कौन सा फेयर वैल्यू है और कहाँ स्टॉक या कौन सा इन्वेस्टमेंट ओवर वैल्यू हो गया। इसे कैसे आसान निवेशक समझ पाए, ये बताइए आप। वैल्यूएशन एक आर्ट है जी। इसमें आप हमेशा तो सही नहीं गुजरेंगे, कभी कभी गलत भी होंगे। तो एक थंब रूल मैं देता हूँ। हमारे इंडस्ट्री में बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, उसमें हम प्योर इक्विटी, कैश इक्विटी में निवेश करते हैं, आर्बिट्राज में निवेश करते हैं और डेट में निवेश करते हैं। जैसे मेरा कोटक फंड है, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें तकरीबन 20 से 80% हम इक्विटी में निवेश करते हैं। अगर 20 से 40% कैश इक्विटी में निवेश किया है एक्सक्लूडिंग आर्बिट्राज, आपको पता है कि हम लोग मार्केट पे बहुत बुलिश नहीं है, नहीं तो 80 पे होते, 40 पे क्यों है? 40 से 60 है मतलब न्यूट्रल एलोकेशन है, और 60 से 80 है तो हम लोग बुलिश हैं। नाउ हैव वी एवर टच 20 एंड 80? आंसर इज नो। बट जब कोविड का समय था 75% पे पहुँचे थे, 80 पे पहुँचते तो बहुत अच्छा रहता, बट 75 भी कोई बुरा नहीं है। और कोविड के पहले के समय में 2020 के बिगिनिंग में हम 38% पे थे। विद द हाइंडसाइट 20% होना चाहिए था, बट 38 पे भी कोई बुरी बात नहीं थी। तो आप इंडस्ट्री के 5 बैलेंस एडवांटेज फंड का कैश इक्विटी एलोकेशन देख लीजिए, आपको वैल्यूएशन की लाइट हाउस मिल जाएगी। थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं, बट डायरेक्शनली बहुत गलत नहीं होंगे। निवेश करने वालों को ये फार्मूला समझना चाहिए कि अगर आपको दिखता है कि वैल्यूएशन और फेयर वैल्यू का फ़र्क क्या है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियोज़ को करीब से देखिए। लेकिन दिनेश भाई, जब वैल्यूएशन फंडामेंटल से आगे निकल जाए तो आप क्या देखते हैं? ये करेक्शन है या न्यू नॉर्मल है? अगर आपको विश्वास है कि आपकी कंपनी मार्केट की उम्मीद से ज़्यादा डिलीवर कर पाएगी, तो अनडाउटेबली आप मार्केट को नज़रअंदाज करेंगे
और अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा रखेंगे। तो एज अ फंड मैनेजर मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं ऐसी कंपनी में निवेश करूं जो मेरे मानने में मार्केट की उम्मीद से ज़्यादा डिलीवर कर पाए। दूसरी चीज़ है कि मार्केट शायद 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना देख रहा है, मैं 5 साल की भी देख सकता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास तो लंबी अवधि के पैसे हैं। जब आप किसी चीज़ को नज़दीक की नज़रिए से देखते हैं वो महंगी लगती है, वही चीज़ जब आप दूर की नज़र से देखें तो शायद सस्ती लगे। सो वैल्यूएशन एक आर्ट है, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बी होल्डर। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे और अच्छी तरह रिसर्च करके निवेश करेंगे, हर मार्केट में आपको आउट परफॉर्मर मिलता रहेगा। निलेश भाई, शुरुआत में आपने कहा कि पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निवेशकों के लिए। हमने देखा कि तेज होते बाजार में खराब कंपनियां, खराब स्टॉक्स, अकाउंटिंग फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे इश्यूज आते हैं। ये कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं जो आप हमेशा ध्यान में रखते हैं किसी कंपनी को चुनते हुए? क्योंकि अभी हम दो मामले अपने सामने देख लिए हमने, जनसोल का और इंडसइंड का, एक बैंक और एक स्टार्टअप कंपनी का। एक है, अगर कंपनीज में सीएफओ बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। अच्छा। कंपनी के सीएफओ को मालूम है बैलेंस शीट कैसे बनी है, अगर वही खुद भाग रहा है तो आप डेफिनेटली रेड फ्लैग मान सकते हैं। दूसरी चीज़ बैलेंस शीट पढ़ने की। बहुत समय पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया था कि इतना पैसा हमने बैंक डिपॉजिट में लगाया है, बट पीएनएल अकाउंट में कभी ब्याज की इनकम नहीं दिखाई ना। ये चीज़ हमने देख ली थी तो हम वहाँ पे निवेश नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसमें फंस गए। तो बैलेंस शीट की पहलियों को आप समझें और उसके बाद ही आगे निवेश करें। क्या हर बार हमने गलत कंपनी को अवॉइड किया है? आंसर इज़ नो। हम भी गलती करते हैं, बट गलती नहीं दोहराने की तो कसम खा सकते हैं। एक बार जहाँ पे हमें पता चला कि गड्ढे में गिरे हैं, दूसरी बार वहाँ पे जाना ही नहीं है। एंड फाइनली आप हमेशा जब भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं, उसके मैनेजमेंट, उसके प्रमोटर में आप निवेश करते हैं, पार्टनरशिप उस एंटरप्रेन्योर से बनाते हैं। तो एक उसका पास्ट देखिए, कैसे उसने गवर्नेंस को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया है। लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। अगर पास्ट में उसने गलती करी है तो जाहिर है कि फ्यूचर में भी शायद कर लेगा। नाउ हर वालिया वाल्मीकि नहीं बन सकता। वालिया से वाल्मीकि बन जाए तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, बट हर वालिया तो वाल्मीकि नहीं बनेगा, रामायण की रचना नहीं होगी। तो आप ये समझिए कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिए, वैसे निवेश करना चाहिए। आईपीओ, फिनटेक और स्टार्टअप से के जो आईपीओ स्टॉक्स हैं, इनसे हमारी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है बाजार में? एक, ये जो फिनटेक स्टार्टअप्स, नए इकोनॉमी की कंपनीज आ रही हैं, उनके बिजनेस मॉडल अलग हैं, बट अल्टीमेटली वैल्यू तो आपको अर्निंग्स की मिलती है। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है? किसी का आगे है, किसी का पीछे है। तो आपको इन कंपनीज को इवेल्युएट करते समय एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बनाना पड़ेगा, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, और उसी को फिर मैप करना पड़ेगा कि ये कंपनी जो हर क्वार्टरली नतीजे को दे रही है, उस पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी को आगे लेके आ रही है या पीछे लेके जा रही है। अगर वो पीछे लेके जा रही है तो आपको उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आगे लेके आ रही है तो आप निवेश कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू इज़ नथिंग बट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। निलेश भाई, पहले क्वार्टर के रिजल्ट का सीज़न शुरू हो गया है। अगले 1 साल के लिए कौन सी 3 या 4 बड़ी थीम है, सेक्टोरल थीम है, जिनको लगता है कि जिन पर म्यूचुअल फंड एज ए फंड मैनेजर्स और आम इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? एक याद रखिए कि अब हम मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद रख रहे हैं, बिकॉज बेस काफ़ी बड़ा बना है। प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो ऑलमोस्ट 5% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो अब ये यहाँ से 5 का 6, 7, 8% नहीं बनेगा, 5, 5.5, 4.5 के आसपास ही घूमता रहेगा। तो आपको मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे निवेश करना है।
पहला सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र है। इस बार सरकार ने 1 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट टैक्स पेयर को दी है। ब्याज की दरें 1% से कम हुई है, तो जो लोगों ने बोरो किया था हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, उनके EMI बर्डन में कटौती हुई है। जो क्रूड के प्राइस है वो 60 हैंडल पे आ गए हैं, बट हमारे पेट्रोल डीजल प्राइस आज भी 80 के हैंडल के ऊपर हैं। तो आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल के पंप प्राइस पे कटौती होने की उम्मीद है। GST में शायद रिडक्शन हो, ऐसी र्यूमर चल रही है। अगर GST रिड्यूस होता है, लोगों की जेब में पैसा आएगा। एंड फाइनली 8th पे कमीशन 2027 की शुरुआत में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के देखें तो कंज्यूमर्स की जेब में पैसा आ रहा है। रोटी कपड़ा पे ये खर्चा शायद कम हो, बिकॉज़ वो ज़रूरतें सबकी निपट रही हैं। ये खर्चा डिस्क्रिशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर हो, ऐसा लगता है। रेल की जगह पे एयर ट्रैवल बढ़ेगी, रिश्तेदार के घर पे छुट्टी लेने की जगह पे हॉलीडे होम में जाएंगे, घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह पे होटल पे जाएंगे। उडुपी होटल में जाते थे, शायद 5 स्टार होटल में जाएंगे। एक नंबर फ़ोन खरीदते थे, अब स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो ये एक्सपीरियंशियल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पे हमें लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दूसरा सेक्टर केमिकल का है। यहाँ पे भारतीय कंपनीज के पास कैपेबिलिटी तो थी और कैपेसिटी डाल दी थी। 2 साल पहले चाइना ने आके डंपिंग करना चालू कर दिया, बिकॉज उनका मार्केट शेयर ग्लोबल मार्केट में कम हो रहा था। तो जब समय खराब आया तो हमारी केमिकल कंपनीज ने डीबॉटलनेकिंग करके कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी कॉस्ट कम कर दी। अब वो ग्लोबल मार्केट में चाइना से कंपटीशन कर रहे हैं। चाइना भी डंपिंग करते शायद थोड़ा थका है, तो वह भी अब प्राइसेस नीचे नहीं लेके जा रहा। कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मार्जिन बढ़ रहे हैं। केमिकल सेक्टर के लिए शायद अच्छा समय आ रहा है। ETF और पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। कब आप ये देखते हैं कोटक AMC को कि वो पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ झुकती दिखाई दे रही है? मुझे किन कंडीशंस में ऐसा लगता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग बेटर है एक्टिव से? मुझे तो अपने निवेशकों को जो चाहिए वो देना है। हम एक्टिव फंड भी देंगे, पैसिव फंड भी देंगे। और हम तो निवेशकों से कहते हैं आप एक्टिव फंड में तभी निवेश करिए जब वह बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न आपको दे, या बेंचमार्क जितना रिटर्न बेंचमार्क से कम रिस्क के ऊपर दे। निवेशक पैसिव फंड में ज़रूर आएंगे, बट वो तब आएंगे जब एक्टिव फंड्स अल्फा जनरेट करना बंद कर देगा। सेकंड, पैसिव फंड्स में भी अलग अलग प्रकार के अब स्मार्ट बीटा इंडाइसेस आ रहे हैं, जहाँ पे किसी फैक्टर बेस्ड निवेश हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक निवेश के पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव, यिंग और यांग दोनों रहेंगे। हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। लास्ट के राउंड से पहले 2 छोटे छोटे सवाल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पे आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर उसे कोई नहीं समझता। कौन सी ऐसी मनोवैज्ञानिक मजबूरी है भारतीयों की जो उन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने से रोकती है? ये भारतीयों की मजबूरी है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और महाभारत में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह कहा गया है। दुर्योधन कृष्ण भगवान को कहता है युद्ध के पहले, जब कृष्ण भगवान उन्हें समझाने गए थे कि युद्ध मत कर, अपने भाइयों को 5 गांव दे दे। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। हम सब में कहीं न कहीं वो दुर्योधन बैठा है, जिसे भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाते कि सही रास्ते पे चल। मुझे पता है जंक फूड खाना गलत है, बट जीभ का स्वाद ऐसा है कि मैं उससे परहेज़ नहीं कर सकता। मुझे पता है स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए, बट कहीं न कहीं दुर्योधन कृष्ण भगवान को ओवर रूल कर देता है। तो ये मनुष्य की फितरत है, जैसे हमारे यहाँ पे है वैसे ही दुनिया में है। हम दुनिया से परे नहीं हैं। एक सवाल जो म्यूचुअल फंड उद्योग के भविष्य को लेकर है। पर्पस ड्रिवन इन्वेस्टिंग इंडिया में अभी शुरू नहीं हो पाई। भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग इसके लिए कितना तैयार है और किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जो लाइफ के माइलस्टोन्स के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से इन्वेस्टिंग को ड्राइव करे?
ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम लोग अभी लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं। हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड लॉन्च किए हैं, पिछले 15-17 साल से चला रहे हैं, जहाँ पे हम डेट, इक्विटी और गोल्ड और सिल्वर में मार्केट व्यू के अनुसार एलोकेशन करते हैं जी। अभी तक हमने ऐसा कोई फंड नहीं बनाया जहाँ पे आप 20 साल के उम्र में निवेश करें तब एक एलोकेशन हो, 60 साल के हो जाए तो दूसरा हो जाए। इसमें कुछ हद तक हमें रेगुलेशंस का सहारा चाहिए और कुछ हद तक हमें इसे लोगों तक पहुंचा के लेके जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द हम लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट वाले फंड भी लॉन्च कर पाएंगे। सेबी से एक्टिव डिस्कशन चालू है और बहुत जल्द आपको उसमें कोई नए प्रोडक्ट आते हुए दिखेंगे। नीलेश भाई, अब हम आ गए अपने सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प राउंड पर। इसे हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। हमारा एक सीधा सवाल होगा और उसका एक लाइन का सीधा जवाब होगा और आपसे बेहतर जवाब नहीं दे सकते। तो हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल है कि आप अगर अपने पुराने संघर्षरत अतीत वाले नीलेश शाह को, जो पैसों की तंगी से जूझता था, जो पैदल कालाबा देवी से फोर्ट पढ़ने जाता था, उसे आज और जिसके पास एक महत्वाकांक्षा भी थी और अनसर्टेनिटी भी थी, अनिश्चितता भी थी कि भविष्य क्या होगा, उस नीलेश शाह को अगर आज कोई आप एडवाइस देना चाहें तो क्या एडवाइस होगी? अपनी तो एडवाइस वही रहेगी, संघर्ष चालू रखना, संघर्ष से क्या डरना। अच्छा, आप किसी हिस्टोरिकल व्यक्ति के साथ डिनर करना चाहें अतीत में जाकर, तो आप किसको चुनेंगे? मुझे अभी इन्फोसिस में गया था तो यही सवाल पूछा गया था। मैं बोला हिस्टोरिकल नहीं, मैं तो नंदन नीलेकनी से डिनर करना चाहूँगा। ये हमारे 3 भारत रत्न के योग्य इंसान हैं। उन्होंने आधार लॉन्च किया, कितने लोगों को फ़ायदा करा दिया। यूपीआई भी उनके निगहबानी में आगे बढ़ा है और ओएनडीसी भी उनकी निगहबानी में आगे बढ़ रहा है। तो एक ख्वाहिश जरूर है कि किसी न किसी दिन मैं नंदन भाई से डिनर करूँगा। तो डिनर में क्या मराठी फूड पसंद करेंगे, गुजराती, क्योंकि आप मुंबई में रह रहे हैं और मूलतः गुजरात से, चॉइस क्या है आपकी फूड की? जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो गिरगांव में मेरी पहली नौकरी चालू हुई थी, तो वहाँ पे पाव वड़ा और बहुत अच्छा आता था, तो वो भी खाते थे। अब मतलब हेल्दी फूड खाने की आशा है। गुजराती, मराठी, पंजाबी, चाइनीज़ ऐसा नहीं, अब खाली हेल्दी फूड खाने की आशा है। आप विदेश यात्रा बराबर करते हैं, अगर कहीं विदेश में बसने का मौका मिले तो कहाँ बसना चाहेंगे? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहाँ आपके रूट से आप वहीं पे रहेंगे। आप माइथोलॉजी को बहुत करीब से पढ़ते हैं, कोई एक कैरेक्टर माइथोलॉजी का जो आपको रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा कौन दिखता है आपको? आपके अपने पूरे संघर्ष को, आपकी अपनी सोच को जो रिप्रेजेंट करता हो। हमारे जो शास्त्र है उसमें से लोगों के गुण सीखने चाहिए। आप उस लेवल पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे कि आप एक पात्र से रिलेट हो जाएं। बट जैसा किसी ने कहा कि दुर्योधन में 99 गुण थे और एक अवगुण था ईर्ष्या का। युधिष्ठिर में शायद 99 अवगुण थे बट एक गुण था सत्य का। दुर्योधन के अवगुण ने उनके गुणों को ढक दिया, युधिष्ठिर के गुण ने उनके अवगुण को ढक दिया। तो आपको तो चरित्र से गुण सीखने हैं, अवगुण से दूर रहना है। तो प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अगर फाइनेंस कैरियर में नहीं होते, म्यूचुअल फंड में नहीं होते, तो क्या होते? तो टीचर बन जाता, बिकॉज जिंदगी में जो भी आज बना हूँ वो तो स्कूल प्रिंसिपल ने जो मेरी फीस भरी उसके तहत आगे बढ़ पाया। तो समाज को शायद मतलब वापस देने का वही एक तरीका था। तो जिस दिन फंड मैनेजर नहीं रहा, टीचर बन जाऊंगा। और आज की तारीख में तो फिजिकल टीचर बनना जरूरी नहीं है, आप डिजिटल टीचर भी बन सकते हैं। तो वैसे भी आप टीचर हैं, हम लोगों के लिए निवेश की दुनिया के लिए नीलेश भाई टीचर हैं, शिक्षक हैं, मेंटर हैं, और इसीलिए आज हमारे शास्ता हैं। मकरंद दवे की कविता है गुजराती में, गमतू मलिए तो गुंजे ना भरिए, गमता नो करिए गुलाल।
कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल जाए तो उसे आप जेब में नहीं डालेंगे, लोगों के साथ बांटेंगे। तो इतनी ठोकरें खा के मैंने फिनेंशियल लिटरेसी थोड़ी बहुत हासिल की है। उस शिक्षा को, उस विद्या को अपने लिए यूज़ करने की जगह पे मुझे लगता है कि मैं अपने निवेशकों के साथ बांट सकूं तो उनका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। मेरी जॉब के मुझे पैसे तो मिल ही रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, ऊपर से दुआएं भी मिलेगी। 3 किताबें जो आपको लगता है सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो निवेशक हो या ना हो आपके हिसाब से? महाभारत, रामायण और भगवत गीता। एक बात जो मार्केट प्रेडिक्शन के मामले में आपको लगता है कि आपको कहनी चाहिए थी कभी पर आपने नहीं कही? 2000 की साल में मुझे कहना चाहिए था कि मार्केट बहुत महंगा हो चुका है, बबल हो चुका है, उससे दूर रहना चाहिए, बट वो मैं नहीं कह पाया। एक गाना जो आपके जीवन दर्शन को, आपकी लाइफ फिलॉसफी को, आपके वैल्यू सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा? अलग अलग लेवल पे अलग अलग गाने काम में आते हैं, बट इस वक्त जो एक है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, रिटायरमेंट क्या होगा आपका? अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, किताब लिखेंगे या किस लोगों को पढ़ाएंगे? उम्मीद यही है कि जो अपनी वर्ण व्यवस्था है उसको मैं फॉलो कर पाऊँ। ज़िंदगी का एक मंजिल था ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा था गृहस्थी चलाना, तीसरा है अब सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, और फाइनली संन्यास लेके अपने आप का कल्याण करना। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था शुरुआत में कि नीलेश शाह मुंबई की BFSI इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड में बैरागी फंड मैनेजर हैं, और अंततः हम आकर वहीं ख़त्म हुए कि जब रिटायर होंगे तो फिर वैराग्य कर लेंगे और अध्यात्म की तरफ जाएंगे। नीलेश भाई, समृद्धि शास्त्र में आने के लिए, हमसे विस्तार से बात करने के लिए और हर विषय पर इतना खुलकर, इतनी गहराई से टिप्पणी करने के लिए, बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार पूरी बोनस की टीम की तरफ से। समृद्धि शास्त्र में अगले सप्ताह हम मिलेंगे फिर किसी एक मेहमान के साथ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।